बात बात हो रही है। हाँ हाँ। मैं आपको एक तो ये बताना चाहूंगा कि हमारी हर बात रिकॉर्ड होती है और क्राइम फ्री भारत पर पब्लिश होती है। हाँ हाँ। उसके पीछे मानना यह है कि हम जो बातचीत कर रहे हैं वो पब्लिक के लिए कर रहे हैं और ये ऊर्जा है। और यदि आज नहीं तो कल ये जरूर जमीन पर उतरेगी। जी। जी सर। आप क्या क्राइम फ्री भारत के वीडियोस देख पाते हैं? समय मिलता है आपको? हाँ, मैं जो है आपका टेलीग्राम चैनल है उस पे मैं जुड़ा हुआ हूँ, और उस पे आते रहते हैं वीडियो, तो वो देखता हूँ। यूट्यूब पे भी आपके देखता हूँ। आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि हमें अच्छा भारत पाने के लिए क्या करना होगा? अच्छा भारत पाने के लिए क्या करना होगा? चलिए और बेसिक क्वेश्चन करते हैं। क्या आप ये हाँ। समझ पा रहे हैं कि इन राजनेताओं ने डरे हुए अंग्रेजों से साठगांठ करके अपने देश की जनता के साथ विश्वासघात किया और इन अंग्रेजों को 700 करोड़ 1947 में आरबीआई की जो बैलेंस शीट है उससे ये विदित होता है कि 700 करोड़ रुपए अंग्रेजों को ट्रांसफर किए जनता को बिना बताए हुए, और हाँ। ये उन्हें पेंशन के रूप में दिए गए। ओके। क्या चंद नेताओं को यह अधिकार था कि अपने देश को जनता को अंधेरे में रखकर इतनी बड़ी राशि अपने पिताजी का माल समझ के अंग्रेजों को देने का हक क्या इन राजनेताओं को था? नहीं था। ये तो देश की, मतलब आम जनता की वो है। हाँ। तो फिर इन्होंने डरे हुए अंग्रेजों से साठगांठ करते हुए उनकी शर्तों पर सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया। सही बात है। डरे हुए अंग्रेजों से, जो हम्म। नेवी की बगावत से यहां वहां से इतने डरे हुए थे कि उन्होंने आपको 1946 में ही अंतरिम सरकार सौंप दी और हाँ। 1947 में तो वो पूरी तरह से भाग गए, लेकिन हमारे दुष्ट राजनेताओं ने उन्हें ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। हम्म। सही बात है। बिल्कुल। उन्होंने अपने देशवासियों पर गुलामों के नियम थोप दिए। आपको मालूम है आपके ऊपर अभी क्या थोपा हुआ है? हाँ, मतलब जो उनका मतलब उनके रूल्स के अनुसार ही गवर्न होता है। करेक्ट। अब जाके थोड़ा चेंज भले ही कर दिया हो इन्होंने, बाकी फिर भी चीजें जस की तसी है। नहीं, इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया है। हम्म। ये जो नए 3 कानून बने हैं, इसे ध्यान से देखो तो कहा जाता है कि पुराने सेक्शन ये था, नया सेक्शन ये है। हम्म। इसका मतलब है ये नए कानून भी नए नहीं है, सिर्फ नाम बदला गया है। इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। थोड़े ओके। बहुत डिजिटल एविडेंस, थोड़े बहुत फॉरेंसिक वगैरह के बारे में इतने कम जो है बदलाव किए गए हैं, उससे आपकी गुलामों वाली हैसियत में कोई बदलाव नहीं आया है। हम्म। ये बात करेक्ट है। आप समझ रहे हैं क्या? आज बिल्कुल सही बात। आपका सिर फटा हुआ है और गुलामों के नियम के तहत भी जो पुलिस की विधिक जिम्मेवारी है उसका भी पालन नहीं हो रहा है। हम्म। गुलामों के नियम के तहत मतलब जो 1860 के दशक में अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करते हुए, उत्पीड़ित करते हुए, शोषित करते हुए, उन्हें प्रक्रिया में उलझाकर बर्बाद करते हुए, उन्हें इतना हीन भावना से पीड़ित कर दिया जाए कि वो अंग्रेजी साम्राज्य की तरफ आंख उठाकर ना देख पाए, ऐसे घटिया नियम कानून से का भी पालन नहीं हो रहा सही है। है। घटिया नियम कानून के तहत पुलिस की जिम्मेवारी होने के बावजूद भी
आपको अपमानित करके भगा दिया जाता है, आपसे पैसे की मांग की जाती है और आपके अपोनेंट को बुलाकर उससे पैसे लेकर या राजनीतिक दबाव में आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम कर लिया जाता है। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? हाँ, मतलब पुलिसिंग में बहुत सारी मतलब अनियमितताएं तो हैं और गलत मतलब तरीके, बहुत सारी नहीं, चीजें देखिए, इसमें चैलेंजिंग दो है। दो पहलू हैं, इसको गौरव समझना हम्म, पड़ेगा थोड़ा गहराई से। एक पहलू तो हम्म, ये है कि नियम कानून बदलना चाहिए थे, गुलामों वाले नहीं थुपे होना चाहिए थे, राइट? और करेक्ट। दूसरा दूसरा जो पहलू है कि भैया उन नियम के अंदर जो आपकी जिम्मेवारी है उसका तो कम से कम पालन कर लो। सही बात है, तो जो वो तो होता नहीं है। घटिया नियम कानून के तहत जो आपकी विधिक जिम्मेवारी है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में आप 154 के तहत एफआईआर दर्ज करें और नॉन कॉग्निजेबल केसेस में भी आप जो है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखेंगे, मतलब रिपोर्ट आपको दोनों केस में लिखना है, पर वो राइट? लिखते नहीं है। कॉग्निजेबल है तो भी लिखना है और नॉन कॉग्निजेबल है तो भी लिखना है। कॉग्निजेबल केस में एफआईआर लिखी जाएगी और नॉन कॉग्निजेबल केस में एनसीआर लिखी जाएगी। हम्म, क्या हो रहा है ऐसा? नहीं होता है ऐसा, तो बिल्कुल नहीं, नहीं होता। नहीं होता है। तो गुलामों के कानून के तहत भी विधिक जिम्मेवारी पूरी नहीं हो रही है, वहीं पे आपके विरुद्ध फर्जी मुकदमे कायम हो रहे हैं। एफआईआर को तायद करते हुए झूठे कथन काटकर 2 झूठे गवाह लिख के आपको जेल में ठूस दिया जाता है और आपके पास केवल अपनी जमानत कराने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। सही बात है। और फिर आप जो है कोर्ट कचहरी के वर्षों बरस चक्कर लगाते हैं और आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं। हाँ, तो मिसयूज ऑफ पुलिसिंग तो मतलब ये तो, और कानून का पालन ही नहीं होता है तो मिसयूज तो करते ही हैं। नहीं, सवाल ये नहीं उठता है, एज ए हम्म, सिटीजन आपके क्या अधिकार हैं? जो ये नहीं वो राजनेता कहते हैं कि जनता राजा है, तो मैं हमेशा इन नेताओं से कहता हूं कि कब तक जनता को मूर्ख बनाओगे? जिस जनता पर गुलामों के नियम थोपे हुए हों, जिसकी घटिया नियमों के तहत भी सुनवाई ना होती हो, वो जनता राजा कैसे हो सकती है? नहीं, राजा तो है ही नहीं, और दूसरी दिक्कत ये है कि भाई राजा तो है ही नहीं जनता। जनता अब सिंडिकेटवाद का एक मतलब ये सिंडिकेटवाद चल रहा है इस समय तो, कि जिसके पास में चंद लोगों के पास, मुट्ठी भर लोगों के पास नियमों की अवहेलना करके मनमानी करने की ताकत है, वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। ये पहले भी था, मतलब ऐसा नहीं है कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में कोई नई पार्टी जो है वो सत्ता में है इसलिए है। पहले जो पार्टी थी उस समय भी ऐसा ही था, और अभी जो पार्टी है उस समय भी ऐसा ही है। सिंडिकेटवाद चल रहा है देश के अंदर, और अंग्रेजों के समय पे सिंडिकेट भी। सिंडिकेट बात को जरा और खोलिए, आपका सिंडिकेट बात से क्या ले कहना है? सिंडिकेटवाद मतलब चंद चंद लोग अपने फायदे के लिए जो है कानून का उपयोग करेंगे, और जब आम जनता के हित की बात आएगी तो उस कानून का जो है या तो सदुपयोग प्रयोग नहीं किया जाएगा, या फिर उसके अधिकार को ही नकार दिया जाएगा। मतलब व्यक्ति का जब जब जनता जन भाई लोकतंत्र के अंदर जनता सर्वोपरि होती है, पर कानून का फायदा, कानून का उपयोग, कानूनी शक्तियों का, संसाधनों का उपयोग, प्रशासनिक तंत्र का उपयोग, ये चंद लोगों के मुनाफे के लिए होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए कोई विधायक है, और उस विधायक के गुर्गों ने किसी व्यक्ति की जमीन पर कब्जा कर लिया है, अनैतिक कब्जा कर लिया है। तो अब वह व्यक्ति अगर गुहार भी लगाता है कि मेरी जमीन पे से ये गैर कानूनी कब्जा हट जाए, तो या तो साक्ष्य के साथ में ये जो है छेड़खानी करते हैं, या फिर उसको जो है न्यायपालिका भले ही कितनी भी जो है आजाद क्यों ना हो, लेकिन न्यायपालिका में उस व्यक्ति को न्याय तो तभी मिलेगा जब साक्ष्य बचे रहेंगे। तो ये पहले ही साक्ष्य के साथ इतना खिलवाड़ कर देते हैं कि उसकी न्याय की गुहार ही खत्म हो जाती है। मतलब ले दे के, कि चंद लोगों के हित के लिए, चंद लोगों के भले के लिए ही
सारे कानून हैं, और कानून जो है वो आम जनता के लिए नहीं है, वास्तविकता यही है। और इसको हम तो सिंडिकेटवाद ही कहते हैं। बहुत सुंदर आपने सिंडिकेटवाद की बहुत अच्छी व्याख्या की है, और मैं आपकी बात से काफी हद तक सहमत हूं। अब सवाल उठता है कि क्या ये राजनेता जिन्होंने आपको अच्छे राजनेता नहीं दिए हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट को अपराधियों का जमघट स्थान बना दिया है, आपको ये मालूम है गौरव कि अभी जो 2024 की नई पार्लियामेंट गठित हुई है, इसमें 543 में 251 आपराधिक चरित्र के व्यक्ति हैं, जो कि 46% होता है। ये आपकी जानकारी में है? हाँ, आपराधिक चरित्र के व्यक्ति हैं। बस ये परसेंटेज नहीं था मेरे पास, लेकिन आपने बता भी दिया। बाकी ये जरूर था कि मुझे ये ज्ञात था कि काफी बड़ी तादाद में आपराधिक लोग चुन के आए हैं। आपने इसके पहले 2-3 आंकड़े और शेयर कर लेते हैं। एक तो इसमें से 170 सांसद ऐसे हैं जिनके विरुद्ध जघन्य अपराध है। तो जघन्य अपराध का मतलब है हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसे। और इनमें से 27 सांसद ऐसे हैं जिन्हें कोर्ट ने सजा दे दी है। ये अपील की ऑक्सीजन पर इन राजनेताओं की मेहरबानी से पार्लियामेंट में बैठे हुए। बिल्कुल। अभी आपने सुना होगा एक नया कानून ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को हैंडओवर किया गया है, जिसका मजनून है कि साहब जो यदि 30 दिन तक आप जेल में रहें तो मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। राइट? हाँ। मेरा आपसे ये कहना है कि इससे बेसिक चीज की बात पहले करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। बेसिक बात ये है कि जब इस देश में चपरासी जैसे छोटे पद के लिए भी सच्चरित्र होना आवश्यक है, तो कानून के निर्माता, ये राजनेता, इन्हें सच्चरित्र क्यों नहीं होना चाहिए? चाहे अपन उनकी एजुकेशन की बात ना करें, दूसरी बात ना करें, तो कम से कम सच्चरित्र तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब इसके लिए एक उदाहरण ही देख लें तो वैसे तो अन्य राज्यों में भी होगा, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य के अंदर ही वर्तमान सरकार के अंदर कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर हैं, उन कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर को जिन्होंने भी बनाया है, वो पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। वो अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहती है। और अगर कोई पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है तो निश्चित तौर पर उसके पास मतलब कम नेता तो नहीं होंगे, बहुत नेता होंगे, विकल्प भी बहुत होंगे। पर इतने अच्छे विकल्प होने के बाद भी एक ऐसे व्यक्ति को चुनावी टिकट देना जो कि जिसकी छवि वेदाग्नि है, और न केवल उसे टिकट देना बल्कि आंतरिक विरोध को, या पार्टी के अंदर जो है जो लोग सभ्य हैं वो अगर कहते हैं कि इसको नहीं देना चाहिए आपको टिकट, ये एकाधिकारवादी है, ये गुंडावादी व्यक्ति है, ये जो है सामंती सोच रखता है, इसके परिवार के ऊपर भी प्रकरण है, या इसके संदर्भ में शंकाएं हैं। मैं तो ये तो नहीं कहता कि उसके ऊपर आरोपी सिद्ध हो गया हो, लेकिन उसके ऊपर अगर शंका भी है तो पार्टी एक जो अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहे, उसके पास विकल्प ना हो, ये असंभव सी बात हो जाती है। तो उसको विकल्प को टिकट देना था, पर ऐसा नहीं करते, उन्होंने उसी व्यक्ति को टिकट दिया। और ना केवल टिकट दिया, वो व्यक्ति अपनी जो भी है गुंडा शक्ति के दम पर चुनाव जीत भी जाता है, और उसके बाद उसे कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है। और उसी के परिवार में एक बेटी जो है वह जो है सुसाइड कर लेती है, जो बहू रहती है वो सुसाइड कर लेती है। अब अगर किसी के परिवार में किसी की बहू ने सुसाइड किया है और ऐसा व्यक्ति कैबिनेट मंत्री है,
ये बहुत शर्म की बात है। मतलब ये एक बहुत बड़े राजनीतिक दल के लिए भी शर्म की बात होती है। और यह सोचना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति क्या सामाजिक न्याय कर पाएगा। अ, मतलब ये स्थिति है, ये वास्तविक स्थिति है। और ये स्थिति इसलिए है क्योंकि जैसे हमने जो अभी कानून बनाने की बात कही, ऐसे ही यदि हम कानून में प्रावधान कर दें कि आपराधिक चरित्र के व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं होगी, तो ये दिक्कत अपने आप खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? न केवल आपराधिक चरित्र के व्यक्तियों को, पर यहाँ पर एक विषय ये है कि जब आपके पास विकल्प हो, तो जैसे पहले कहा जाता था कि अगर कोई दुर्घटना हो गई तो मिनिस्टर जो है वो नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देता था। तो राजनीति के अंदर नैतिक मूल्यों को सर्वोपरि रखना बहुत बड़ी अहम बात है। तो केवल इसको कानूनी फ्रेमवर्क में लेकर आना कि केवल अगर आपके ऊपर आपराधिक प्रकरण है तभी आप, पर मैं सोचता हूँ कि अगर उसके परिवार के ऊपर भी कोई ना कोई आपराधिक प्रकरण चल रहा है, तो ऐसे समय में उस व्यक्ति को अगर राजनीति करना भी है या जनसेवा करनी भी है, तो वो बिना संवैधानिक पद लिए अपनी सेवाएं दे सकता है। और देखिए, पार्टी इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मूल्यों को लोग बाग बनाएं और उनका पालन करें। तो इसका तो बिल्कुल। उल्टा हो रहा है। इसका हाँ, मतलब उसका है तो कि हम लोगों के विवेक पर बात नहीं छोड़ सकते हैं। तो फिर दूसरा बिल्कुल विकल्प क्या है कि हम नियम कानून। कानून में प्रावधान कर दें। हाँ, कानून तो बनाने ही पड़ेंगे। लोकतंत्र में तो क्योंकि कानून ही। क्योंकि क्योंकि देखिए, यदि ये स्वयं अपने विवेक का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तब आपके पास क्या विकल्प है? कोई विकल्प नहीं है। तो आपके पास बस केवल कानून। एक ही विकल्प है, कैसे कानून बनाया जाए। और कानून कानून बनाया कौन जाए। बनाएंगे? ये बना रहे हैं जो बिना किसी से चर्चा किए अपने जो है पर्क्स बढ़ा रहे हैं, अपनी सैलरी बढ़ा रहे हैं। अरे, ब्यूरोक्रेसी जो ना सैलरी बढ़ाने के लिए 4-4 5-5 साल जो है ना पे कमीशन बैठता है और चर्चा करता है, ये अपनी सैलरी चुपचाप जो है ना गुपचुप सब जो है ना सहमत होकर आपस में बढ़ा लेते हैं। ये एक बुरी बात नहीं है। ये इन्होंने जो है पार्लियामेंट को अपराधियों का जमघट बना दिया है। क्या ये दुर्भाग्य की बात नहीं है? हाँ, ये तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने आप को लोकतंत्र कहते हैं, और वास्तव में लोकतंत्र है ही नहीं है। मैंने कहा ना, सिंडिकेटवाद ही चल रहा है। इसीलिए तो किसी पार्टी में गुंडा चुनाव लड़ पा रहा है, या आपराधिक चरित्र का व्यक्ति कैबिनेट रैंक का मंत्री बन जाता है। और इसके बाद भी लोकतंत्र ऐसा है कि कानून आ रहा है संसद के अंदर कि अगर किसी व्यक्ति की छवि बेदाग नहीं है तो उसे बनने नहीं देंगे। मतलब एक तरफ आप दिखावा कर रहे हो कि बनने नहीं देंगे, और दूसरी तरफ आप ही की अपनी राजनीतिक नहीं, वो ये बिल्कुल नहीं क्षमताओं कह की। रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम उसे बनाने भी देंगे, हम उसे मुख्यमंत्री भी बना देंगे। यदि वो 30 दिन तक जेल में रहेगा, तब जो है उसे इस्तीफा देना होगा। वो 29 दिन तक रहेगा तो हाँ। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पर ये गलत बात है। ये नहीं, मैं ये तरीका ही कह गलत रहा है। हूं, ये तो इसके पहले देखो 2 चीजें हैं। एक तो चीज ये है कि हमने गौरव को मुख्यमंत्री बना दिया, राइट? अब गौरव हाँ शुरू हाँ में अच्छे चरित्र के व्यक्ति थे। अब पद पे हाँ पहुंचने हाँ के बाद उन्होंने गड़बड़ी की, तो ये बात उनके ऊपर लागू होना चाहिए कि 30 दिन के बाद जो है ना भैया आपको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो आप पद के अयोग्य घोषित हो जाएंगे। ठीक है ना? हाँ लेकिन हाँ गौरव यदि शुरू से ही आपराधिक चरित्र के व्यक्ति हैं, तो चुनाव लड़ने की हाँ पात्रता क्यों होना चाहिए? हाँ। नहीं, और दूसरी चीज इन्होंने ये कहा है, मतलब ये, मैं इस बात पे तो सहमत हूँ कि अगर 30 दिन चलिए आपके ऊपर कोई आपराधिक आता है तो आपको इस्तीफा दे देना पड़ेगा, या आपको पद से हटा दिया जाएगा अगर आप इस्तीफा स्वयं से नहीं देते तो। यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो दूसरा इन्होंने क्लॉज ये डालना था कि हम तब के सिवा आपको विकल्प के रूप में, मतलब कभी चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं देंगे जबकि आपके कोई विकल्प एग्जिस्ट ही नहीं करे। मतलब अगर अच्छे नहीं, लोगों आप का अभी भी विकल्प अभी भी समाप्त हो आप जाए। वहीं पे अटके हुए हैं। देखिए, आप जो है गौरव के 2 पार्ट को नहीं देख पा रहे हैं। एक पार्ट है कि आप शुरू से अपराधी हैं और अपराधी होने के कारण हमने आपको योग्य माना है। अभी तो स्थिति यही बिल्कुल। है कि देखिए सभी राजनीतिक पार्टी किस आधार पर टिकट बाँटती हैं, पहले ये समझना पड़ेगा। तो हाँ, जाति के सही है। आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर टिकट को किसको मिलना चाहिए, ये उम्मीदवारों को ये शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल सही है।
इसके बाद फिर ये देखती हैं कि इनमें से कौन जीतेगा। तो इन हाँ, सही दुष्ट बात है। राजनेताओं को और इन दुष्ट राजनीतिक पार्टियों को दुष्टों में, दुर्जनों में, अपराधियों में, बाहुबलियों में, धनबलियों में ही विनेबिलिटी दिखती है। किसी सज्जन करेक्ट। व्यक्ति में इन्हें विनेबिलिटी दिखती ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। राइट। अब सभी हाँ, राजनीतिक पार्टियां बिना किसी भेदभाव के षड्यंत्र करके जीतती हैं, और वो षड्यंत्र है फ्रीबी बांटना, दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना, मुर्गे बांटना, गरीबों के हम्म, वोट खरीदना। और जिनके वोट खरीदते हैं उन्हें ये रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये दुष्ट राजनेता अपनी राजनीतिक पार्टी का तो कहते हैं कि हम राजनीतिक पार्टी के अदने से सिपाही हैं। इन दुष्टों की छाती फटती है कहते हुए कि मैं इतने लाख लोगों का जनप्रतिनिधि हूं, मैं इनके लिए लड़ूंगा। एक भी राजनेता ये कहते हुए दिख रहा है क्या? नहीं। और इसका दोष न केवल राजनीतिक पार्टियों का है, बल्कि सबसे बड़ा जो छलावा लोकतंत्र में मतदाताओं के साथ या लोकतंत्र के साथ हो रहा है, वो ये हो रहा है, चुनाव आयोग स्वयं ही सिंडिकेटवाद को प्रश्रय दे रहा है। अगर आप देखें, आ, हाँ हाँ। उदाहरण के लिए आप देखें तो मान लीजिए किसी बड़े राजनीतिक दल के लोग जब चुनाव लड़ते हैं, तो किसी भी व्यक्ति के चुनाव लड़ने के लिए उसको जनता के बीच में रूबरू होना जरूरी है। भारत के अंदर वर्तमान में दूरदर्शन और मीडिया के समस्त चैनल प्रबंधन सुविधाएं उपलब्ध हैं, और जब चुनाव होता है देश में तो संपूर्ण व्यवस्थाएं चुनाव आयोग के अधीन होती है। अब मान लीजिए कि आप एक जो है शालीन सभ्य व्यक्ति और जनसेवी व्यक्ति हैं, लेकिन आपके पास संसाधनों का अभाव है, लेकिन आपके पास गुणों का, योग्यता का कोई अभाव नहीं है। अब अगर आप किसी दल से चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो ना तो आपके पास बूथ स्तर पर जो है ये जो बूथ प्रबंधन और ये सब बातें होती हैं, तो चुनाव आयोग को ये बूथ एजेंट, पोलिंग एजेंट, ये व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि एक निर्दलीय व्यक्ति, जो अच्छा व्यक्ति है, वो चुनाव लड़ना भी चाहे तो इसके कारण वह जीत ही नहीं सकता। मतलब भारत में केवल पार्टीवादी सिस्टम ही जीवित रह सकता है, और कोई भी अच्छे व्यक्ति के पास चुनाव लड़ने का कोई, अब फॉर उदाहरण के लिए भी हाल फिलहाल में हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो है वो चुनाव लड़ रहे थे, और कोई श्याम रंगीला करके एक व्यक्ति है, वो भी वहां से चुनाव लड़ना चाह रहा था। मुझे ये जानकारी मिली कि उसका आवेदन ही स्वीकार नहीं कर रहे थे वाराणसी के जो है डीएम। अब चुनाव आयोग के अगर अधीन है डीएम भी, तो उनको जो है उसका आवेदन स्वीकार करना था, और अगर उसका आवेदन निरस्त भी करना है तो आप उसको ये बताइए कि भाई आपके पास इतनी अवधि के अंदर ये खाना पूर्ति करना, जो भी आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये इतना समय है, और अगर आप इसमें ही पूर्ति कर देते हैं तो हम आपका आवेदन स्वीकार कर लेंगे, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जबकि मैंने ये देखा कि नरेंद्र भाई मोदी को जब वहां से नामांकन दर्ज करने के लिए आना था, तो चूंकि वो एक बहुत बड़ी पार्टी के तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है पूरा लाव लश्कर और सड़क और ये सब जो है। अब ऐसे समय में आप सोचिए कि अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ या राहुल गांधी के खिलाफ या किसी भी बड़े नेता के खिलाफ, किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, या स्टालिन ही क्यों ना हो, या आपका समाजवादी पार्टी का जो है ये अखिलेश जी यादव ही क्यों ना हो, ऐसे किसी भी नेता के खिलाफ क्या कोई निर्दलीय व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है? तो चुनाव आयोग कहता है कि हाँ, हम नामांकन स्वीकार कर लेते हैं। नामांकन स्वीकार करना एक बेसिक फंडामेंटल चीज है, लेकिन चुनाव आयोग का ये दायित्व बनता है कि वह समान रिप्रेजेंटेशन, समान प्रचार का अधिकार भी उन्हें दे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि गौरव जो है वो अपने धनबल के आधार पर प्रचार करेगा। मतलब इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर मेरे सामने मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और मैं उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ, या राहुल गांधी के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो अब अगर वो उनका बजट जो है, चुनावी बजट प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 1 करोड़ रुपए का, और मेरे पास 1 लाख रुपए ही है, तो मैं तो कभी लड़ ही नहीं सकता उनके खिलाफ, क्योंकि मैं तो प्रचार संसाधन ही नहीं। तो मेरे हिसाब से सभी तरह से प्रचार को चुनाव आयोग को बंद, मतलब ये जो पब्लिसिटी जो अलाउ करते हैं ना, इसको बंद करके गौरव, इस चुनाव आयोग बारे को में ये। अपन बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे एक दो दिन के अंदर कि हाँ,
मतलब ये बड़ी हम विसंगति है। चुनाव बेस्ड आयोग सभी को हम ऐप बेस्ड चुनाव सिस्टम क्यों ना ले आए जिसमें जीरो खर्च होगा और कोई भी किसी दूसरे का प्रचार नहीं कर पाएगा। आपको अपनी बात कहना होगी और वो और भी आप रिकॉर्ड सार्वजनिक करके कहना होगी, और आपने जो बिल्कुल बात कही उसके बाद उस पे जो है ओपन फोरम पे चर्चा होगी। आपको प्रश्नों का बिल्कुल। जवाब भी उस समय देना होगा। हाँ, आपके यही बिहाफ पर व्यवस्था और होनी चाहिए। कोई जो है ना प्रचार नहीं करेगा, ना कोई करने की पात्रता होगी, क्योंकि ओपन प्रचार होगा ही नहीं। केवल एक ही प्रचार का तरीका होगा, वो है डिजिटल। बिल्कुल, यही तरीका होना चाहिए और ऐप के कि माध्यम मतलब से तो इसमें विस्तार पे चर्चा कर लें, लेकिन मैं कुछ कुछ चीजें उसकी आपको बता देता हूं कि ये अद्भुत व्यवस्था ऑलरेडी बहुत पहले मेरे द्वारा प्रस्तावित की गई थी, और ये बहुत आसान है, बहुत जो है प्रभावी है, पारदर्शी है, और इसमें 100% वोटिंग का भी प्रावधान है। क्योंकि यदि आप बिल्कुल। वोटिंग नहीं करेंगे तो वो आपको बार बार, जैसे अज्यूम करिए कि हमने आपको 45 दिन की वोटिंग विंडो दी है, ठीक है ना? हाँ, एक हाँ। दिन वोटिंग नहीं होगी, 45 दिन तक चलेगी। हम जी, चाहेंगे तो 60 दिन तक चलेगी, जिससे कोई वंचित ना जी। रह जाए। आपको आपका बिल्कुल। ऐप याद दिलाएगा कि भाई आपकी वोटिंग है, आप जो है ना अभी कर लीजिए। लास्ट डे तक किसी को छोड़ा ही नहीं जाएगा, ठीक है ना? अब सही है। आपने जो है ऐप वेरीफाई करेगा कि आप गौरव हैं कि नहीं है, गौरव संडाक आप हैं कि नहीं है। ये जो है, ये कौन करेगा? ऐप वेरीफाई कर सकता है ऐप तकनीकी। वेरीफाई करेगा, और ऐप जो जी। है कई तरीके से वेरीफाई करेगा। आपके आधार कार्ड का जो है ना ओटीपी का वेरिफिकेशन करेगा, ड्राइविंग लाइसेंस का, वो 3-4 वेरिफिकेशन कर डालेगा, एक आध नहीं करेगा। और एक फाइनल वेरिफिकेशन होगा कि आपके अकाउंट से 1 रुपए डिडक्ट होगा। हाँ, हाँ। जब वो 1 रुपए सक्सेसफुली डिडक्ट हो जाएगा, तो ये आपको नहीं कहना है, ये ऐप कहेगा, इट इज हियर बाय सर्टिफाइड कि यू आर गौरव। करेक्ट। राइट? अब जो है, वो ऐप जो है आपको, जो लोग प्रचार में हैं और जिन्होंने अपना जो डिजिटल प्रचार किया है, उनका जो क्रॉस एग्जामिनेशन पब्लिक में हुआ है, उस सबके वीडियो को कंसाइज फॉर्मेट में, वो जितने भी लोग जो है मैदान में होंगे, उनका सबका जो है ना वीडियो आपको दिखाएगा, और बिल्कुल। दिखाने के बाद फिर एक हल्का सा आपका टेस्ट लेगा। यदि आप उस करेक्ट। टेस्ट में फेल हो जाएंगे, तो एक एजेंसी आपके घर पहुंचेगी, जो बड़े बड़े जो है ना स्क्रीन के साथ आपको हर चीज दिखाएगी, और फिर आपको जो है वो उस टेस्ट को पास करने में मदद करेगी। इसका करेक्ट। मतलब है केवल इन्फॉर्म्ड वोटर ही वोट दे पाएगा। करेक्ट आपने है। एक बड़ा, एक और माइलस्टोन सिद्ध कर दिया। अभी तो कोई भी दे रहा है वोट, बिना समझ हाँ, के, अभी तो किसी के कोई कहने पे जो है ना बुर्का डाल के या उसको डाल के जो है ना वोट दबाया जा रहा है। हाँ, कोई भी दे देता है। और अभी तो ये होता है कि नहीं, बूथ अब एजेंट ही देखिए बोल देता आपको, है कि भैया। देखिए आपको कितने फायदे हो गए। नंबर 1, आपको जो है ना कहीं जाना नहीं है। नंबर 2, ऐप से ही आपका जो है, जो प्रचार है, वो उसमें आप पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। तो चुनाव में पैसा खर्च करना एक संज्ञेय अपराध बना दिया जाएगा। यदि आप बिल्कुल। अपना वीडियो खुद बनाते हैं, तो आपको, और जिस व्यक्ति ने आपका वीडियो बनाया है, उसे ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मैंने ये है जो है वीडियो बिना किसी पैसे के, बिना किसी भुगतान के बनाया है। अन्यथा आपका वीडियो बनाने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की होगी। बात हाँ, समझ रहे हो ना? चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग क्योंकि अपने जो है ना डिजिटल उसको भेजेगा टीम को, वो आपका वीडियो बनाएंगे। हाँ, मतलब मतलब बहुत लंबे आपका, यदि भाषणों की आप जरूरत ही अपना नहीं है निजी इसमें। वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन आपको निजी वीडियो के लिए भी ये सर्टिफिकेट देना होगा, आपको भी और जिसने बनाया है उसको, कि ना मैंने इसको एक पैसे का भुगतान किया, और उसको भी लिखना पड़ेगा कि मुझे एक भी पैसे का हमने इनसे भुगतान नहीं लिया है, यह सेवा चूंकि ये हमारे अपने व्यक्ति थी इसलिए मैंने की है। हाँ, राइट? बिल्कुल तो नहीं। और आपने जो है, जैसे अभी अब आपने चुनाव का खर्च जीरो कर दिया, ठीक है ना? अब आपने हाँ, नहीं। उसको और इन्फॉर्म्ड वोटर भी बना दिया। बिल्कुल सही है। नहीं, और अब इसको यदि करने अभी के अभी लिए मान लें कि अभी वर्तमान नियम नहीं बदलते हैं, तो फिर वो आपको आपराधिक
उनकी गतिविधियों के बारे में भी इन्फॉर्म करेगा। सही है। यदि नियम बदल गया तो फिर इसकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन नियम नहीं बदलता है तो उसके बारे में भी आपको अवगत कराएगा। इसके बाद जो है वो आपका एक टेस्ट लेगा जिसका फियर साइकोसिस टेस्ट होगा। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैथिली शरण गुप्त गए और आपके पूरे परिवार को बंधक बना लिया और कहा जाके वोट दो, राइट? बिल्कुल सही बात है। तो आप किसी भय में तो नहीं है। यदि आप उस टेस्ट को फेल करेंगे तो वो कहेगा कि भाई साहब आप किसी भय में प्रतीत हो रहे हैं, इसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई है, पुलिस पहुंच रही है, आपकी वोटिंग जो है 3 दिन के लिए सीज कर दी गई है, राइट? और वो पार्टी और जो पुलिस पहुंच के वेरीफाई करेगी कि वहां कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो आपका जो है जो भयक्रांत करके लालच देके और उसी तरीके से आपको जो है ना मैनोवर करने का स्कोप भी खत्म हो जाएगा। हो जाएगा नहीं तो मैं कहता हूँ इस पे चर्चा ही कर लेते हैं ना। अब नेक्स्ट चरण में वो क्या कह रहा है कि यदि आप उसमें पास हो जाते हैं तो वो कहता है नाउ यू आर फिट फॉर वोटिंग, राइट? वो कहता है कि भाई हम आपकी जिस जगह पे हैं उसी को हम आपका पोलिंग बूथ डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आप मुझे घुमा के दिखाओ कि आप सेक्युलेटेड प्लेस में हैं कि नहीं। तो वो आपको उस कमरे का पूरा वीडियो उसको मतलब घुमा के दिखाना पड़ेगा। वो कहेगा इस विंडो को दिखाओ, इसमें जो है ना ये लैच लगा कि नहीं लगा, ये लगा कि नहीं लगा। तो फिर वो जो है कहेगा कि यू आर इन ए सेक्युलेटेड प्लेस, आई हियर बाय डिक्लेयर दिस प्लेस एज ए पोलिंग बूथ फॉर यू। करेक्ट, राइट? अब इसके बाद जो है ना वो कहेगा नाउ आई एम ओपनिंग विंडो फॉर यू। आप बटन दबाएंगे तो उसी समय आपका वोट कास्ट होगा और एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने वोटिंग की है और किसको वोट किया है। किसको वोट किया है ये भी आएगा। क्यों? क्योंकि इट कैन नॉट बी सीक्रेट टू यू, इट मे बी सीक्रेट टू अदर्स। करेक्ट, राइट? और यदि जरूरत होगी तो कहीं पे एक पोलिंग बूथ में फिजिकल कॉपी को भी वहां पे पोस्ट कर दिया जाएगा, जिससे जरूरत पड़ने पे हम उसको जो है ना काउंट करा सके। बात समझ रहे हो ना भाई? जो इसके पास डिजिटल कॉपी आ गई तो हम इसके डिजिटल कॉपी को भी कहीं पे पूल कर सकते हैं। हम इसकी कॉपी कहीं पे जो है ना सर्वर स्पेस पे लोड कर सकते हैं और हम चाहें तो ये व्यवस्था भी कर सकते हैं कि उसी समय पोलिंग बूथ पे एक जो है ना एक उसमें वो उसका प्रिंट आउट जो है वो डल जाएगा। मतलब फॉर द ट्रांसपेरेंसी, जिससे कहीं पे भी कोई गड़बड़ी ना कर पाए। और नियम कानून में व्यवस्था की जाएगी कि कोई भी गड़बड़ी करेगा तो संज्ञेय अपराध होगा, जेल में सड़ेगा। 45 दिन में क्राइम फ्री भारत के तहत उसको जेल में सड़ना सुनिश्चित है, उसकी सब संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तो कोई भी हैंकी पैंकी और लाभ के लिए गड़बड़ी में सम्मिलित नहीं होगा। सही बात है। अब अज्यूम करिए वो आपको बार बार याद दिला रहा है कि भाई साहब आप जो है 45 दिन की टिकट जो है ना विंडो थी वोट देने की, और अब ये 42 दिन हो रहे हैं, अब जो है ना 43 दिन हो रहे हैं और आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, राइट? तो वो कहेगा कि मैंने आपको इतने रिमाइंडर दिए, यू फेल्ड टू डिस्चार्ज योर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू वोट। हाँ, पर एक बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात करें, इसको जरा सुनो, जो बड़े ध्यान से सुनो क्योंकि ये रिकॉर्ड पे जा रही है। तो वो ये कह रहा है कि नाउ योर आइडेंटिटी इज बीइंग टैग्ड एवरीवेयर टिल नेक्स्ट वोटिंग। नाउ व्हाटएवर यू विल बी डूइंग, you will be charged 10% non-voting cess on you। तो आपका बच्चा स्कूल में पढ़ने जाएगा तो उसे 10% फीस ज्यादा लगेगी। यदि आप अस्पताल में अपना इलाज कराएंगे तो 10% आपको जो है ना उसमें पैसा ज्यादा लगेगा। आप ट्रेन में ट्रेवल करेंगे तो आपका किराया 10% ज्यादा लगेगा। हवाई जहाज से ट्रेवल जो कुछ भी करोगे 10% लगेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपकी औकात और जरूरत नहीं है कि आप अगले चुनाव में उस वोट ना दें। आप 24 घंटे के अंदर वोट देने की कोशिश करोगे, 45 दिन तो बहुत बड़ी की बात है। करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो इस व्यवस्था को जमीन पर उतारने में क्या दिक्कत है? एक मिनट, आपके देखो ना कलेक्टर बिजी हुए, ना प्रशासन बिजी हुआ, ना कोई बिजी हुआ, क्या दिक्कत है इस व्यवस्था को जमीन पे उतारने में? कोई दिक्कत नहीं है ना दिक्कत? पर ये उतारना नहीं चाहते ना, क्योंकि ये सिंडिकेटवाद को चलाना चाहते हैं। करेक्ट। तो अब अपन मूल प्रश्न पे आते हैं
कि इन दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं और ये आपको कभी भी अच्छा भारत नहीं देंगे। हाँ नहीं, पर एक बेसिक व्यवस्था माननीय भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया इस समय जो है वो एक बेसिक व्यवस्था चुनाव आयोग के माध्यम से देने के लिए उनके पास सक्षम है, क्योंकि वो संविधान का सबसे बड़ा पद है और उनके पास ये शक्ति अरे है कि ये लोकतंत्र की संविधान में तो बैठे हुए लोग किसी के द्वारा चुने जा रहे हैं। वो नहीं वो वो अपने कम आप से को कम जो ये है ना उनसे बड़ा नहीं मान पाते हैं। नहीं, भारत चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग एक संस्थान है जो भारत चुनाव सरकार का हिस्सा आयोग नहीं जो है। है सत्ता में बैठे हुए लोगों का चरण सेवक बन गया है। नहीं बन गया है, लेकिन मेरा उसने अपनी संवैधानिक स्थिति खो दी है, तभी तो हर कोई उस पर आरोप नहीं लगा रहा है। नहीं वो ये बात सही है, लेकिन अब ये आरोप लगाने से तो काम नहीं होगा। लेकिन नहीं, मांग लेकिन तो मैं ये कह स्पष्ट रहा रख। हूं कि देखो, हम उसका निदान दूसरा बता रहे हैं ना आपको, जो बहुत ज्यादा प्रभावी है। नहीं, मेरा यहाँ अभी पे अभी एक एक फीडबैक मिनट ये है। आप इसको इधर से करें। आप ये बताइए, चाहे ये सुधार हो, चाहे आपके ऊपर गुलामों के नियम की बात हो, चाहे आपराधिक चरित्र के लोग चुनाव में ना लड़ें, चाहे जो है अच्छे लोगों को टिकट मिले, अच्छे लोग लड़ें, ऐसी व्यवस्था ये दुष्ट राजनेता आपको कभी नहीं देंगे। जो आपको हाँ नहीं गुलामों नहीं के नियम से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, जो आपको अच्छे राजनेता नहीं दे रहे हैं, वो आपको अच्छा भारत कभी नहीं देंगे। इस बात हाँ से नहीं आप सहमत हो देना कि ही। नहीं हो? हाँ 100% बिल्कुल देना ही। तो अब वो हमने दिक्कत इसके ही लिए नहीं है। अगली व्यवस्था दी है, जिसको हमने कहा है विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था। क्योंकि मेरा ये हम्म मानना है कि आज की जो भयावह स्थिति है, वो बहुत ही भयावह हो चुकी है। लेकिन ये हम्म भयावह स्थिति ये धुप अंधकार को दर्शाती है। हम मूर्खों जैसे अंधकार से लड़ रहे हैं, तलवारों से, लठियों से। हम जो है दिल्ली चलो जा रहे हैं, वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे भाई साहब, हम्म ये अंग्रेजों के जमाने के क्रूड जो है पावर से लैस हैं। जब ये चाहेंगे तो इतने लठ भाजेंगे कि आपको बाबा हम्म, रामदेव जैसा महिला की ड्रेस में भागना पड़ेगा। सही जब तक बात ये है नहीं ये, कर रहे हैं तब तक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सुसज्जित हैं। आप इनसे नहीं लड़ सकते हैं। तो हमें ना तो दिल्ली जाना चाहिए, ना हमें कोई प्रदर्शन करना चाहिए, ना हमें चुनाव आयोग के सामने जाना चाहिए, हमें किसी के पास नहीं जाना चाहिए। हमने एक ऐसा दीपक इन्वेंट कर लिया है, जिसको जलाने से ये भयावह अंधकार नष्ट हो जाएगा। और हम्म वो जानते दीपक क्या है? हम्म वो दीपक है अच्छे भारत का संकल्प। और हम ये कह रहे हैं कि अच्छे भारत का संकल्प सज्जनों को नहीं लेना है, सभी को लेना है। चाहे वो सही किसी बात है। राजनीतिक पार्टी के हों, चाहे वो सामाजिक संगठन के हों, चाहे धार्मिक संगठन के हों, चाहे वो दुष्ट हों, चाहे दुर्जन हों, चाहे अपराधी हों, चाहे बाहुबली हो, जो भी हों। क्योंकि मेरा हम्म ये मानना, चाहे वो किसी पार्टी के अंधभक्त हों, चाहे उन्हें हम्म स्लोगन लगाने में, दरियां बिछाने में, कुर्सियां लगाने में आनंद आता हो, बूथ प्रभारी बनने में आनंद आता हो, हमारी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि मेरा सही बात मानना है कि आज यदि वो जो दुर्जन है तो उसके दो कारण हैं। है। एक तो उसे परिस्थितियों ने वहां पहुंचा दिया, या हम्म उसे जो है उसमें कुछ अवसर दिखा है बदमाशी करने में, लाभ जी। दिखा है। उसे लग रहा है कि इसी के माध्यम से हम सत्ता में स्थापित हो जाएंगे। इसी के माध्यम से हम्म हम जो है पार्षद, मेयर, विधायक, सांसद और मंत्री और फलाना फलाना और मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये अवसर उसे दिखाई दे रहा है। ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? हाँ नहीं, ये बात मैं मानता हूँ और आपने अब जो एक बात कही मुझे मुझे इसको एक्चुअली। समझा लेने दो, फिर उसके बाद क्वेश्चन करो। हम्म तो मेरा ये कहना है कि भैया, आप जैसे भी रहो हमें स्वीकार हो, बस अच्छे भारत का संकल्प ले लो। सही और ये बात है। संकल्प हमें प्रति रविवार दोहराना है। और सही उसमें है। जो हमारे अपने लोग हैं, अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, जिन संगठनों से हम जुड़े हैं और बचपन से जिनके हम्म भी हम संपर्क में आए हैं, इन सब लोगों को मैं अपना लोग कह रहा हूँ। इन करेक्ट। अपने लोगों को जो है ना अपने ग्रुप में जोड़ लो, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लो, टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ लो।
और हम्म, उन्हें जो है क्राइम फ्री भारत के जो इतने सारे वीडियोज हैं, जैसे अपन अभी बात कर रहे हैं, ये 15 मिनट बाद ये भी अपलोड हो जाएगी। तो जो भी बात अच्छी लग रही है उस बात को जो है हम विस्तार से सुने और फिर आपस में चर्चा करें कि हमें ऐसा अद्भुत भारत चाहिए कि नहीं चाहिए, और उस अच्छे भारत का फिर हम संकल्प लें। और सही जब बात। हम और इसको जो है ना, भाषा पे ध्यान नहीं देना है। हम अच्छे भारत का संकल्प लेते हैं। हम अपने जो है ना परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्रों को जोड़कर जो है स्वयं अपने आप को जो है मेरिट लिस्ट में स्थापित करके जो है अच्छा भारत प्राप्त करेंगे। दूसरों से नहीं मांगेंगे, खुद प्राप्त करेंगे। हाँ सही बात और है। ये वीडियो बनाकर यदि आप हमें भेजेंगे, हम यूट्यूब पे चैनल पे उसे अपलोड करेंगे, दूसरे लोग भी उससे ऊर्जाकृत होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? सही बात है। अब हम आपको हमारे हर मैसेज में जो है वो 5 लिंक दे रहा हूँ। एक से आपको ऐप को डाउनलोड करना है। अभी ये कुटुंब ऐप पे चल रहा है, बहुत जल्दी हमारा ऐप बन रहा है। वो नए ऐप में जो है ना बहुत सारे प्रोविजंस रहेंगे, तो और भी वो पावरफुल होगा। ये ऐप 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है। एक गांव लेवल की मेरिट लिस्ट, एक मोहल्ले लेवल की मेरिट लिस्ट, एक शहर लेवल की मेरिट लिस्ट, और एक जो है वो जो दूसरी मेरिट लिस्ट है जिले लेवल की, और फिर प्रांत लेवल की और देश लेवल की। और ये मेरिट लिस्ट किस चीज की है? अपने लोगों को जोड़ने की, उसके जो नंबर मिल रहे हैं। और उसी के आधार पर यदि आप गांव में नंबर 1 पे आ गए तो आप सरपंच बन जाएंगे। यदि आप मोहल्ले में नंबर 1 आ गए तो पार्षद बन जाएंगे। यदि आप शहर में नंबर 1 आ गए तो मेयर बन जाएंगे। जिले में नंबर 1 आ गए तो जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाएंगे। और यदि आप प्रांत में नंबर 1 आ गए तो मुख्यमंत्री, नंबर 2 और 3 पे आ गए तो उप मुख्यमंत्री, और यदि आप 15 से 45 के बीच में आ गए तो आप राज्य सरकार में मंत्री, और दिल्ली में 70 सबसे कम है और यूपी में 402 सबसे अधिक हैं, तो 70 से 402 के बीच में आ गए तो विधायक बनेंगे आप। और राष्ट्रीय स्तर पर यदि आप नंबर 1 आते हैं तो प्रधानमंत्री, 2 और 3 पर आते हैं तो उप प्रधानमंत्री, 82 में आ जाते हैं तो केंद्रीय सरकार के मंत्री, और 543 में आ जाते हैं तो सांसद बनेंगे। नहीं तो मेरा 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 एक बिंदु है यहाँ पर, कहना जो चाहता हूँ, चुनाव आपने कहा कि मताधिकार जो है वो अधिकार है और अनिवार्यता कर देना चाहिए उसके लिए। उससे एक जो लाभ ये होगा कि सब 100% वोटिंग हमने आपको बताई है ना कि वो आपको हर दिन रिवाइंड कराएगा 45 दिन की विंडो में। इसके बाद वो आपको सर्टिफिकेट देगा कि आपने जो है ना अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग नहीं किया। फिर वो ये कहेगा कि हम आपकी आइडेंटिटी को टैग कर देंगे। आप जो है ना बिना कहे अपने आप अगली बार जो है ना आप वोट देने पहुंच जाओगे। नहीं, मैं वो बात तो बहुत अच्छी है, और मैं ये तो एक मतलब लागू होना चाहिए। पर मेरा एक सिंपल सा ये है कि दूरदर्शन जैसे एक राष्ट्रीय चैनल है, ऐसे ही चुनाव आयोग का एक राष्ट्रीय चैनल भारत सरकार उसको दे दे, जिसका चैनल का नाम ही होना चाहिए कि चुनाव चैनल। अब चुनाव ये कुछ लोग हैं, ये सब चरण सेवक बन जाएंगे। यार ये सोचो, जो पार्लियामेंट में बैठ के लोगों के माइक ऑन ऑफ हो रहे हैं, लोग बाग अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, तो जब पार्लियामेंट ही ढंग से नहीं चल रहा है, जब जो है ना देश के जो है ना संवैधानिक जो पदों पे बैठे लोग हैं वो निष्पक्ष ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, जब जज निष्पक्ष ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तब जो है ये जो आप बता रहे हैं ये सुझाव काम नहीं आएंगे। जो सुझाव मैं बता रहा हूँ वो सुझाव ज्यादा स्थायी होंगे और कॉस्ट इफेक्टिव भी होंगे, और हर व्यक्ति जो है ना उसमें से अपने दम पे निकल के आएगा। आप बताइए। मेरा ये कहना है, रील का युग है अभी। रील बन जाती है, 30 सेकंड की रील बन जाती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो आप कह रहे हो वो सब कर लो। देखो, जो आप कह रहे हो वो सब कर लो, लेकिन फाइनली जो मैं कह रहा हूँ वो ही करना पड़ेगा। आप जो कह रहे हो उसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो एडिशनलिटी नहीं, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि चुनाव लड़ने के लिए कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, चुनाव आयोग अपना चैनल बना दे, रील चैनल ही, जैसा फेसबुक में रील चलती है। जो आप कह रहे हैं ये सब बातें मान ली जाएं, लेकिन मैं जो व्यवस्था कह रहा हूँ वो उससे बहुत बड़ी व्यवस्था की बात कह रहा हूँ। नहीं, पर अड़चन वही है ना कि सिंडिकेट वाद में जो लोग लगे हुए हैं, आप उस अड़चन का भी नहीं, आप उसी अड़चन का तो मैं निदान बता रहा हूँ
कि आप जो है अपने लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं। तो कुछ हाँ लोग सही मुझसे बात। पूछते हैं कि भैया आप क्राइम फ्री भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप फॉर्मर डीजीपी हैं, वो तो मुझे समझ में हम्म, आता है, लेकिन आप हमें हम्म। टिकट कैसे देंगे? तो गौरव, आपको मालूम है कि क्राइम फ्री भारत मिशन ने नवंबर 2024 में एक राजनीतिक पार्टी का गठन करके उस चुनाव आयोग के द्वारा जो है ना रजिस्ट्रेशन उसका हो चुका है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है ये? ये हमारा नहीं, क्राइम फ्री भारत हाँ, मिशन की राजनीतिक पार्टी जो कि मैंने ही खड़ी की है, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, उसका नवंबर हाँ। 2024 में विधिवत जो है पंजीकरण हो चुका है। और ये राजनीतिक पार्टी कोई राजनीतिक कार्य नहीं करेगी। ये केवल जो है, हम्म, जो 6 मेरिट लिस्ट में लोग आएंगे, उनके पास जो है चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और उस मेरिट लिस्ट का जो है ना टिकट पहुंचाने के लिए बनी है। तो हमने आपके हम्म, आपके घर में टिकट पहुंचा दिया। अब टिकट जो है लोगों को, जो बाकी लोगों को जो करना हो वो करता रहे, लेकिन क्राइम फ्री भारत ने अपना एक टिकट उसके पास पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया? हाँ पहुंचा दिया। अच्छा, नहीं, अब पर जो आपको आप रजिस्ट्रेशन जो आपको रजिस्ट्रेशन एक मिनट। रजिस्ट्रेशन मिल गया है, ये बहुत मतलब ये ये बधाई के पात्र हैं आप, क्योंकि आपने इतने प्रयास करके चुनाव आयोग से रजिस्ट्रेशन तो अरे मिल गया, यार, वरना लोगों चुनाव को आयोग का मेंबर मुझे फोन करता है, तो मैंने कहा इसमें विलंब क्यों हुआ है? आपने जो है ना ये जो आपत्ति की थी, आपत्ति निर्मूल है। तो वो कहता है कि गुप्ता साहब, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ या आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं? हम्म, मैंने कहा इट्स बोथ वेज, इट्स बोथ वेज, करेक्ट। यू आर अकाउंटेबल। जी, करेक्ट। उसकी वो बात भी रिकॉर्ड होकर अपलोड हुई है। हाँ, जब चुनाव आयोग जो है वह पपेट है तो देता नहीं है, वो तो दे दिया आपको, तो बहुत मतलब भाग्यशाली है आप, यही कहूंगा अभी तो मैं। ये मैं भाग्यशाली नहीं हूं, ये देश भाग्यशाली है, क्योंकि ये हाँ, हाँ। महाबदलाव के दरवाजे पे खड़ा हुआ है। अब आप लोगों को पूरी शक्ति के साथ उसमें लगना चाहिए और अपने लोगों को जोड़ने की कार्रवाई करना चाहिए और अपने आप को मेरिट लिस्ट में स्थापित करना चाहिए। अच्छा, जी। इसमें देखो एक और बहुत बड़ी खासियत है कि जो मैं कह रहा हूं कि किसी ने कहा कि चलो भाई आपने टिकट पहुंचा दिया, अब आपने तो शर्त रखी है कि आप जो है ना उसको टिकट दे देंगे, वो नामांकन भर देगा, वो उम्मीदवार हो जाएगा, फिर आप कह रहे हैं कि वो किसी को बता नहीं पाएगा, अपनी पत्नी को भी नहीं बता पाएगा कि वो उम्मीदवार है। हम्म, तो जब वो अपनी पत्नी को नहीं बता पाएगा, तो उसको वोट कैसे मिलेंगे? तो हम्म, मैंने कहा मैं बताता हूं। मैंने कहा हमने 2 प्रक्रिया रखी हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े लोग हैं, ये तो डर के कारण क्राइम फ्री भारत मिशन की ना शपथ लेंगे, ना जुड़ेंगे या दिखावा करेंगे। तो क्राइम हम्म, फ्री भारत से वो लोग ज्यादा जुड़ेंगे जिन्हें अच्छा भारत चाहिए, जिन्हें 5 मौलिक अधिकार चाहिए, जिन्हें रोजगार का, शिक्षा का, भोजन का, स्वास्थ्य का, समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार चाहिए, जिन्हें हम्म, जिन्हें अपनी ये व्यवस्था बदलने का वो चाहिए, जिनकी प्रशासनिक व्यवस्था उन्हें बदलने की जो चाहिए, बदली हुई प्रशासनिक व्यवस्था के तहत ये लाट साहब अपने एयर कंडीशन चैम्बर में नहीं बैठेंगे, ये आपके पास पहुंचकर आपका काम करेंगे और तभी इन्हें रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। और इनको हम्म, वेतन नहीं मिलेगा, रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी और रेवेन्यू स्ट्रीम का सम टोटल आज के वेतन से दुगना होगा, ये भी गारंटेड है। हम्म, लेकिन इनको वेतन नहीं मिलेगा, रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी और उस करेक्ट है। रेवेन्यू स्ट्रीम का उसी समय आकलन होगा और उस आकलन का जो क्यूमुलेटिव वैल्यू बनेगी वही आपका असेसमेंट और एसीआर होगी। तो अलग से कोई हम्म, जो है ना असेसमेंट नहीं होगा, आपका काम ही आपका असेसमेंट बन जाएगा और इस सही है। क्यूमुलेटिव असेसमेंट के आधार पर आपकी पोस्टिंग होगी। तो आपको कोई जो है स्थानांतरण उद्योग बंद हो जाएगा। अभी जो राजनेताओं का और अधिकारियों का स्थानांतरण उद्योग चल रहा है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, और आपको पदोन्नति से लेके सभी लाभ केवल इसी तरीके से मिलेंगे और आपके कंडक्ट रूल में बदलाव कर दिया जाएगा। तो अभी तो गुलामों का कंडक्ट रूल है कि बॉस इज ऑलवेज हम्म, राइट, इफ देयर इज एनी हम्म, कंफ्यूजन तो प्लीज रेफर टू क्लॉज नंबर 1। जानते करेक्ट। हो नया कंडक्ट रूल क्या होगा? गौरव, तुमको हम्म, जान के इन सब चीजों के ऊपर मॉडल्स बन चुके हैं। तो जानते हो नया हम्म, कंडक्ट रूल क्या होगा?
नया कंडक्ट रूल होगा नए भारत का, जिसमें लिखा जाएगा कि अब आप गुलाम नहीं हैं, अब आपकी प्रतिबद्धता देश के प्रति है। आप जो है, कोई आपका वरिष्ठ है तो वो एक ऑर्गेनाइजेशनल व्यवस्था है निर्णय लेने की, लेकिन वो आपका जो है ना कोई भगवान नहीं है। वो आपकी एसीआर नहीं लिखेगा, एसीआर आपकी काम लिखेगा। यदि आपने नीचे से कोई प्रस्ताव भेजा है और ऊपर दुष्टतापूर्वक गलत निर्णय लिया जाता है, तो जैसे ही वो फाइल आपके पास वापस पहुंचती है, आपको पूरे कारण बताते हुए जो गलत निर्णय है उसको रिव्यू के लिए उसी अधिकारी को पुटअप करना होगा। और ये कंडक्ट रूल के तहत जिम्मेवारी होगी, नहीं तो आपने कुछ भी लिखा हो, जो वरिष्ठ अधिकारी ने गलत निर्णय लिया है, वो जो उसने पाप किया है, जो उसने अपराध किया है, आप उसके बराबरी के हकदार होंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि साहब मैंने तो ये लिख के भेजा था, मैं क्या करूं, उसने बदल दिया तो एक कंडक्ट रूल में प्रावधान कर दिया जाएगा। अब कंडक्ट रूल के प्रावधान के तहत आपने, अब ये मानिए कि कंडक्ट रूल के प्रावधान के तहत गौरव आपने लिखा और आपके बॉस है मैथिली शरण गुप्त। उन्होंने कहा बॉस, मैं तो बॉस हूं। उसने उसने जो है ना गौरव की बात नहीं मानी और उसने कहा कि माय ऑर्डर इज करेक्ट, प्लीज फॉलो इट। फिर कंडक्ट रूल में ये बात लिखी होगी कि फिर गौरव के पास कोई विकल्प नहीं है, आपको हमारे आदेश को मानना पड़ेगा। सही है। लेकिन ये ऐसे सभी चीजें अपने आप रिव्यू में चली जाएंगी और इसके लिए एक रिव्यू अथॉरिटी होगी। रिव्यू अथॉरिटी की चर्चा लाइव होगी, वो कहीं कार्यालय में बैठ के आप सुना रहे वो सुना रहे, ये नहीं होगा, लाइव चर्चा होगी। और जिस व्यक्ति का ने कहा कि साहब ये रिव्यू करिए, उसको सुना जाएगा। फिर जो है उस अधिकारी को चुना जाएगा कि जिसने कहा कि नहीं मैंने जो निर्णय लिया वही सही है। और फिर ये दोनों चीजों को जनता को रेफर किया जाएगा, जनता की बात सुनी जाएगी और तीनों की बात सुन के फिर रिव्यू अथॉरिटी निर्णय लेगी कि जो अधिकारी का फैसला वो सही है या गलत है। यदि वो फैसला गलत पाया जाएगा तो वो एडवर्स माना जाएगा और उसको जो है उसके कारण कोई हानि होती है तो वो हानि का हर्जाना उस शासकीय सेवक को देना होगा। और उसमें यदि कोई आपराधिक एंगल भी आ गया तो वो अधिकारी जेल भी जाएगा। अब बताओ आप गड़बड़ी कर पाओगे? हाँ, एक व्यवस्था भाई, अगर एक ट्रांसपेरेंट लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगी वहां पे तो नहीं हो सकती गड़बड़ी। अच्छा, लेकिन अब चलिए प्रशासनिक व्यवस्था से अपन दूसरी व्यवस्था पे चलते हैं, पुलिस और न्याय। मैं यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग इनपुट देता हूँ। अभी हाल फिलहाल में मैं न्यूज में सुन रहा था कि दुबई में कोई गाड़ी चलाने वाले ने मतलब साइड देखे बगैर वो मेन रोड पे आ गया और उसकी वजह से एक एक्सीडेंट हो गया। तो उसको 400 दिरहम जो वहाँ की मुद्रा है उसका फाइन हुआ। और उसके साथ में मैंने एक चीज पढ़ी, +4 पॉइंट्स उसके ट्रैफिक पॉइंट्स डिडक्ट हुए। तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि 4 ट्रैफिक पॉइंट क्या होते हैं। तो उनका एक नियम है कि आपको फाइन तो हो गया है, लेकिन आपके एक नियत ट्रैफिक पॉइंट जब आपका लाइसेंस बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस, तब आपके खाते में क्रेडिट हो जाते हैं और आप जितने ऑफेंस करते जाएंगे उसके आधार पर वो पॉइंट डिडक्ट होते जाते हैं। तो एक समय ऐसा आता है जब आपके पास पॉइंट नहीं बचता और फिर उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त हो जाता है पूरी तरह से। तो इसकी वजह से लोग ये समझते हैं कि अगर हमारे पॉइंट्स खत्म हो गए तो हम ड्राइव ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो नियमों का पालन भी करते हैं। तो यहाँ पर जो आपने ऐसी व्यवस्था अपन भारत में भी ले आएंगे, क्या दिक्कत? हाँ, नहीं तो जैसे आपने एक इंटरेस्टिंग बताया कि जनसेवक अगर व्यक्ति है तो उसको सैलरी की जरूरत नहीं है, वो रेवेन्यू स्ट्रीम मिल गई, तो वो जैसे जैसे लोगों को सेवाएं देगा वैसे वैसे वो क्रेडिट पॉइंट अर्न करता जाएगा। गारंटी दे रहे हैं कि आज जो वेतन पा रहा है रेवेन्यू स्ट्रीम का सम टोटल जो है वो इसका दुगना हो जाएगा। नंबर 1, ये हमारी गारंटी है। बशर्ते कि वो नैतिकता से काम करे। अब मैं उसकी परिस्थिति समझाता हूँ कि उसको नहीं होता तो कैसे होगा, क्या होगा, वो भी थोड़ा समझा दूं ना। अब अज्यूम करिए कि गौरव एक अत्यंत ही ढीले अधिकारी हैं, राइट। अब उन्होंने काम ही नहीं किया तो उनको जो है ना 1 लाख वेतन मिल रहा है अभी, वो 2 लाख होना चाहिए। अब उन्होंने तो 50,000 का ही काम किया, राइट। तो उनको जो 1.5 लाख रुपए है वो शासन के पैसे से नहीं मिलेगा, वो उनके ही कल वृक्ष अकाउंट से आएगा।
जिससे उन्हें पटाना है। और फिर गौरव को जो है ना ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, ये बात समझी जाएगी कि गौरव जो है ना सेवाएं ठीक ढंग से क्यों नहीं दे पा रहे हैं, और उनको ट्रेन किया जाएगा। और जब जो है वो दुगने से ज्यादा कमाएंगे तो कल ब्रिक्स अकाउंट का पैसा उससे पहले वापस होगा, और फिर जो उनको जो है ना 2 से दुगना चौगना लोग बाग कितना भी कमाएंगे, जो जितनी ज्यादा सेवा करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। आज जैसी उसकी फिक्स सैलरी नहीं रहेगी। यदि कोई व्यक्ति बहुत काम करेगा तो आज से 5 गुना ज्यादा भी कमा सकता है, वो 10 गुना भी कमा सकता है, लेकिन वो काम करने का होगा, घूस खाने का नहीं होगा, अड़चने पैदा करने का नहीं होगा। सही है। तो इससे कितनी व्यवस्था बदल जाएगी। अब यदि प्रशासनिक व्यवस्था पे आपका कोई पॉइंट ना हो तो मैं आपसे पुलिस व्यवस्था पे चर्चा करना चाहता हूँ, न्यायिक व्यवस्था पे चर्चा करना चाहता हूँ। जी जी। तो इसमें जो है बदली हुई न्यायिक व्यवस्था है, हमने उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट, आप आई डोंट नो आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ऐप में भी मैंने अपलोड किए हैं, समय समय पे मैं ग्रुप में भी शेयर करता हूँ। तो उसमें ये बताया गया है कि अब आने वाले समय में आपको थाने में जाकर रिपोर्ट नहीं करना होगी। आप बटन दबाओगे तो एक ट्रेंड वॉलंटियर आपके घर पहुंच जाएगा, वो आपके घर पर एफआईआर को दर्ज करेगा, और वो साथ में जो है चक्षुदर्शी साक्ष्य बनेगा, फोटो भी लेगा कि आपके घाव के निशान कैसे हैं, घटना स्थल के चिन्ह क्या हैं। तो वो 2 काम करेगा, एक एफआईआर दर्ज करेगा और एक अपना चक्षुदर्शी साक्ष्य का गवाही भी देगा साथ में, और जो एविडेंस वो कलेक्ट कर सकता है वो उतना कलेक्ट कर देगा और चला जाएगा वो। राइट। इसके साथ जो है 5 परजरी के जघन्य अपराध होंगे। तो झूठी यदि एफआईआर आप कराते हैं और वो सिद्ध हो जाती है तो ये परजरी का बहुत ही जघन्य अपराध होगा, बहुत ही जघन्य अपराध। यहाँ तक कि आप जेल में सड़ जाएंगे, इतना जघन्य अपराध होगा। ऐसे ही झूठी गवाही देना जघन्य अपराध होगा। ऐसे ही पुलिस जो है अपने मन से एफआईआर के तायद करते हुए झूठे कथन लिख लेती है, ये परजरी का बहुत बड़ा जघन्य अपराध होगा। जो पुलिस ठीक विवेचना नहीं करती है, झूठी विवेचना करके चालान पेश करके निर्दोषों को तकलीफ पहुंचाती है, ये परजरी का जघन्य अपराध हो। और जो वकील मोटी फीस लेकर झूठी बहस करके निर्दोषों को दोषी और दोषियों को निर्दोष साबित कर रहे हैं, ये परजरी का जघन्य अपराध होगा। इसमें लोगों की नौकरी भी जाएगी, लाइसेंस निरस्त होगा, और साक्ष्यों के अनुरूप उसे अर्थदंड तो लगेगा ही लगेगा, संपत्ति जब्त भी हो सकती है और वो जेल में भी सड़ सकता है। पर परजरी जो है इसको आप प्रपोज तो कर रहे हैं, पर मेरा एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस रहा है। जज साहब से मैंने बोला कि साहब परजरी नाम का भी वो होता है, तो उन्होंने वो हंसते हुए बोले, जज साहब स्वयं वो हंसते हुए बोले कि ये भारत देश है और यहाँ पे परजरी जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब है, कानून है लेकिन वो अमल में कहीं पे भी। तो इसमें नए कानून को बनाकर बहुत कठोर बनाएंगे, और वो साक्ष्यों का संकलन करने की व्यवस्था भी हमारी अपनी अलग होगी, डिजिटल चित्रगुप्त की, जो ऐसे साक्ष्यों को संकलित कर पाएगा जो पुलिस सोचने की औकात नहीं रखती है। हाँ, और भारत की वर्तमान न्याय व्यवस्था जो है, न्यायतंत्र जो है, अभी तो हम चर्चा भारत की नई व्यवस्था की बात कर रहे हैं जो मैथिली शरण गुप्त देने वाले हैं। हाँ, नहीं मैं समझ रहा हूँ, नई व्यवस्था ऐसी होना चाहिए, और परजरी का कानून अगर सशक्त बनेगा और अमल में लाया जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। पर मैं बता रहा हूँ कि वर्तमान में स्थिति यह है कि जज स्वयं ही मतलब किसी भी क्वालिफाइड जज से, जो जज हैं और वरिष्ठ हैं और कितने भी अनुभवी हैं, तो नए जज से सामने रोज उनके कोर्ट का वो हो रहा है, झूठी गवाहियां हो रही हैं, ये सब मूक दर्शक बने हैं। इसकी रिपोर्ट करने की जिम्मेवारी कानून में जज की खुद है, तो वो अपनी ही जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर रहा है ना, वो ठीक कर रहा है। हाँ, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं नहीं, ये जिम्मेवारी किसकी है? हाँ, जज जब जानता है परजरी हुई है तो उसमें कायम करना चाहिए, नहीं परजरी है, पर वो तो इग्नोर कर देते हैं। कोर्ट के अंदर जो परजरी होती है इसको रिपोर्ट करने की जिम्मेवारी जज की खुद की होती है, तो वो तो आंख बंद कर रहा है वो रिपोर्ट करने की बजाय। इसलिए वो जज महोदय जो हंसे, वो ठीक हंसे, वो अपने चरित्र के ऊपर ही हंस रहे थे। हाँ, सही बात है। वो इसलिए हंस रहे थे कि उन्हें मालूम है कि भैया
हम तो कुछ संज्ञान लेते ही नहीं है, आप काय को चिंता में पड़े हुए हो। हाँ वो सही ये बात कह रहे थे है। हमसे।